शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेली। जब इनके पास कोई डाटा नहीं है तो फिर ये सरकार किस काम के लिए है? आज तक कोई राजनीतिक नेता हमारे मंच पे आया है? 36 चैनल अंबानी ने खरीद लिए। अंबानी किसका? मोदी का। बाकी जो चैनल बचे वो सुभाष चंद्रा के जी वाले कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, आज मैं कह दूं, और मुस्लिमों को ये सबका दुश्मन बताते हैं। बीजेपी के जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, अपने दामाद सबके मुसलमान हैं, और जो बीजेपी को वोट देगा वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। तो अब मोदी जी कौन सी तपस्या कर रहे थे जो कंगना रनावत ने आपकी तपस्या आके भंग कर दी? क्योंकि तिहाड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर देश के अंदर हुए हैं तो 2014 के बाद हुए हैं कि देश की 95% जनता गरीब और बेरोजगार रहे, अशिक्षित रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसान आंदोलन में लगातार बेबाकी से किसानों का पक्ष रखा है। और जब इनकी पूरी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा इंसान जो बराबरी और समानता में भरोसा करता है। हरिंदर ताऊ हैं, पूरा नाम ही हरिंदर ताऊ है। नाम तो हरिंदर सिंह था, हाँ। लेकिन जब से इस आंदोलन में शुरू से आया हूँ, लोगों का प्यार जो है वो ताऊ पे ले आया, तो सबने हरिंदर ताऊ कहना शुरू कर दिया, तो नाम ही ये पड़ गया हरिंदर ताऊ। अच्छा हरिंदर ताऊ जी, ये आंदोलन से जो अब तक जो जितनी घटनाक्रम हुई, आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी तो इसके अंदर MSP पे गारंटी का कानून, जो किसान की सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि ये कानून तो हमारे ऊपर थोपे गए थे और 1 साल तक हमने इनको सहा, सड़कों पे पड़ के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेली, और अपने 50,000 से ज़्यादा मुकदमे झेले, और लगभग 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत झेली। और 1 साल बाद मोदी जी आते हैं कानून वापस, तो किसान को क्या मिला? तो किसान को मिलेगा MSP की गारंटी से। ये मुकदमे वापस होंगे। जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है उस पे उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए उस परिवार का। और जो अन्य मुद्दे हैं उन पर सरकार को बैठ करके किसान नेताओं से बात करनी चाहिए और किसान को खुश करके उसको घर भेजना चाहिए। तब तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा। आप कह रहे कंपनसेशन मिलेगा, और कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है शहीदी का। देखिए, ये सब इनका एक ड्रामा होता है कि जिस तरीके से 2016 से इन्होंने एक आंकड़ा बंद कर दिया कि किसने किसानों ने आत्महत्या की, वो इन्होंने बंद कर दिया। कितने बच्चे वो कुपोषण का शिकार हैं, इनको उसका डाटा नहीं पता। कितने बच्चों ने कितने डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में अपने प्राण की आहुति दी, इनके पास उसका डाटा नहीं है। कितने जो आंगनबाड़ी वाले मरे, उनका कोई डाटा नहीं है। जब इनके पास कोई डाटा नहीं है तो फिर ये सरकार किस काम के लिए है? तो एक बात बताइए, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या किसान का जो आंदोलन है उसको लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप लोग पॉलिटिकली डिरेल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं। हम तो शुरू से अराजनीतिक थे, अराजनीतिक हैं और अराजनीतिक रहेंगे। बताइए आप शंभू जी, आप शुरू से हमारे इसे कवर कर रहे हैं, आज तक कोई राजनीतिक नेता हमारे मंच पे आया है? हमें इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें आंदोलनजीवी कहा, हमें परजीवी कहा। उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने हमें खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, माओवादी कहा, नक्सली कहा, और बागपत की सांसद की बेटी ने तो हमें भेड़िया भी कहा। और जो गोदी मीडिया है उन्होंने तो हमारे ऊपर भी सारे एलिगेशन लगा दिए, क्योंकि आपके चैनल को माताएं बहनें भी देखती हैं, तो वो शब्द मैं नहीं यूज़ कर सकता जो इन्होंने हमें कहा। गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? देखिए, गोदी मीडिया हम उसे इसलिए कहते हैं कि देश के अंदर मीडिया बची नहीं है। 36 चैनल अंबानी ने खरीद लिए। अंबानी किसका? मोदी का। बाकी जो चैनल बचे वो सुभाष चंद्रा के जी वाले, वो बीजेपी का राज्यसभा सांसद। तो चैनल बचे ही कहाँ हैं देश के अंदर? तो जब एक चीज़ थी कि अगर मीडिया निष्पक्ष होता और विपक्ष मजबूत होता तो भारत के किसान को सड़कों पे इतने दिन नहीं लौटना पड़ता। अच्छा, लेकिन ये सरकार तो आप ही लोगों ने बनाई थी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से किसानों की राजनीति हावी होती थी, लेकिन आप लोगों ने हरा दिया। जयंत चौधरी को भी हराया, अजीत सिंह को भी हराया।
तो बीजेपी तो आप ही लोग लाए थे ना बाई चॉइस। देखिए पिछली सरकारों से को इन्होंने इतना बदनाम किया, इतने एलिगेशन लगाए, पैसे के बल पे मीडिया खरीद लिया और मीडिया पे सिर्फ वही चला कि इतने घोटाले, इतने घोटाले, इतने घोटाले, और जनता के दिमाग में आया सरकार ख़राब है और जनता ने जो है इसको सच मान लिया। और इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अब ना मैं गुजरात गया ना ये गुजरात गए, हमने सोचा कि हाँ 14-15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहा है, गुजरात बढ़िया दिखा दिया होगा, कर दिया होगा अच्छा, चलिए देश में आ जाने दीजिए। अब देश में आया तो इसने तो अपना रंग दिखा दिया, जैसे गिरगिट रंग बदल। आप लोगों ने जो किसान जातियाँ हैं ना, देखिए भारत एक जाति प्रधान देश है। गोदी मीडिया नहीं है, मीडिया में आपके बच्चे नहीं हैं। अमूमन किसान जो है जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनके बच्चे हैं नहीं मीडिया में। आप कलेक्टर भी नहीं है, जज भी नहीं है, तो आपके सुनेगा कौन। आप लोगों ने हिंदू के नाम पर वोट दिया था, ये बात क्यों नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल मैं तो मानता हूँ। और उसी हिंदू का क्या बनाया इन्होंने? क्या बनाया है? गुलाम। देखिए हमारे देश में एक नई तरीके की राजनीति चल रही है और नई तरीके की राजनीति ये चल रही है कि जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान में थोड़े थोड़े अधिकार सबको दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं चाहते, ये उस संविधान को हटाना चाहते हैं। संविधान तो कॉपी पेस्ट है। नहीं, संविधान को हटाना चाहते हैं। आप लोग मानते हैं संविधान? क्यों नहीं मानते? उसी संविधान ने तो मुझे दिया है जो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो हिंदू के नाम पर वोट दिए थे, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हिंदुओं को तो विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए कहने के नाम के लिए सिर्फ देश को बताते हैं ये सारे कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। आज मैं कह दूं, और मुस्लिमों को ये सबका दुश्मन बताते हैं। उत्तर भारत के अंदर लगभग 18-20% मुस्लिम है और 80% के करीब हिंदू है। तो कैसे 20 लोग 80 लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और हमें मुस्लिमों के खिलाफ भड़काते हैं और सारे बीजेपी के जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, अपने दामाद सबके मुसलमान हैं, वहाँ कुछ नहीं कहते। अगर इनका बेटा किसी दामाद मुसलमान है, किसका? देखिए मुरली मनोहर जोशी जी का दामाद कौन? ये मुख्तार अब्बास नकवी और एक दूसरे वाला है शाहनवाज, ये दोनों, एक मुरली मनोहर जोशी जी का दामाद है, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी के दामाद हैं। सबसे बड़ा ठेकेदार बनते हैं मोहन भागवत जी, उनकी भतीजी बता दो उर्मिला मातोड़कर, किसके उसके पति का नाम बता दो। वहाँ का श्रीनगर का वो है वो उद्योगपति। मैं वो सच्चाई बताता हूँ देश लेकिन को। आप लोगों ने आरक्षण खत्म करने के नाम पर बीजेपी का 2 ही एजेंडा है, निजीकरण, आरक्षण खत्म और मुसलमान टाइट, इसीलिए आप लोगों ने वोट दिया। नहीं, देखिए सच्चाई देखिए, हम लोग शुरू में जो बहके, जो युवा था वो तो 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में बहक गया, और जो बुजुर्ग था ये 15 लाख के लालच में चला गया, जो सच्चाई है। और दूसरी बार सरकार आई 19 में, तब हिंदू बना था ये सारा। क्यों? अगर पुलवामा हमले में हमारे जवानों को शहीद कराया, और आज तक ये सरकार नहीं बता पाई कि 300 किलो RDX कौन लाया, कहाँ से आया, और जिन जवानों को हर बार एयरलिफ्ट कराया जाता था, किसके आदेश पर उनको गाड़ियों से भेजा गया, और जो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ चलती थी उन्हें ऑर्डिनरी गाड़ी किसके आदेश से? चलिए, नदी में बहुत पानी बह चुका है, करंट मुद्दे पर बात करते हैं। हरियाणा, पंजाब सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस आंदोलन से, बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन आपको पता है रोज़ वहाँ मुसलमानों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। देखिए वहाँ मुसलमानों के खिलाफ वे नहीं उतर रहे, जो RSS के लोग हैं, वो कुछ लोग हैं, और वो एक एजेंडा चला रहे हैं, जिस तरह का एजेंडा। उसमें किसान जातियाँ नहीं है, जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल, ऐसा है। देखिए जाति कुछ ऐसे भी तो होते हैं, आपने देखा होगा पहले मराठे वो ठाकुर लड़ते थे, अन्य जाति लड़ती थी, अंग्रेज जब रियासतें थी उसमें भी तो जयचंद थे, जयचंद तब भी थे और जयचंद आज भी हैं, तो वो जयचंद होंगे जो कुछ लोग जो। मैं इसे जयचंद बहुत प्रतापी राजा थे, इतिहास की बात में करेंगे। तो ये कौन लोग हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हरियाणा में? कम से कम हरियाणा में तो लोग कह रहे हैं कि जाट को हम घर में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, वोट नहीं मांगने देंगे। जानकार कह रहे हैं कि ये बिल भी इसलिए वापस हुआ है कि बीजेपी को कम से कम वोट मांगने का मौका मिल जाए। देखिए हमारे पास वैक्सीन तो तैयार है, आओ गाँव में वैक्सीन तो ज़रूर लगेगी। इस बार वैक्सीन लगाए बिना इनका दिमागी जो वो होते हैं ना दौरे पड़ते हैं जी, मैं तो दौरे कहता हूँ,
तो वो दौरा 3 साल में जाता है। लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं, देर सवेर हिंदू के नाम पर एकजुटता बनेगी और पूरा मुसलमानों के अलावा सब लोग वोट करेंगे। देखिए, अगर जो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत को भूल गया वो किसान जाति का नहीं है, और जो 50,000 से ज़्यादा मुकदमों को भूल गया वो किसान जाति से नहीं है, जो इस 12-13 महीने की तपस्या जो हमने सड़कों पे करी है इसे भूल गया वो किसान जाति से नहीं है, और जो लखीमपुर खीरी की घटना को भूल गया वो किसान जाति से नहीं है, और जो बीजेपी को वोट देगा वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। कैसे है? मोदी जी तपस्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी तपस्या में चूक हो गई, आप लोग कह रहे हैं आप तपस्या कर रहे हैं। फिर मैं वो शब्द कह दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना वरना काट देना। तपस्या एक ऋषि भी कर रहा था, मेनका ने उसकी तपस्या भंग कर दी थी। तो अब मोदी जी कौन सी तपस्या कर रहे थे जो कंगना रनावत ने आपकी तपस्या आके भंग कर दी, क्योंकि हाथ पकड़ के पूछ रहा था इस तरीके से, और देश की जनता पूछती है कि मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने तो बीवी बच्चा घर परिवार सब छोड़ दिया देश के लिए। अगर बीवी बच्चे छोड़ दोगे तो देश की सेवा करोगे? तो इससे तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हर व्यक्ति कहता है जो बीजेपी समर्थक है और आरएसएस का है, वो ये कहता है कि मोदी जी ने बीवी बच्चे छोड़ दिए तो वो किसके लिए करेगा? तो मोदी जी अच्छे हुए, और जो शादीशुदा हैं जितने भी सरकार में हैं, बीजेपी में हैं, तो इसका मतलब ये सारे भ्रष्ट हैं, देशद्रोही हैं? ये सवाल पूछो उनसे। लेकिन आपको क्या लगता है, मोदी जी का दिल पसीज गया है या चुनाव का डर है? ये चुनाव का डर है, गद्दी जारी है, तिहाड़ जाने का डर है कि किसी तरह गद्दी ना चली जाए, क्योंकि तिहाड़ जाएंगे। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर देश के अंदर हुए हैं तो 2014 के बाद हुए हैं। क्या घोटाला है? मीडिया अखबार तो दिखा नहीं रहा है। देखिए, मोदी जी के 2013 की एक बाइट है कि हमारे प्रधानमंत्री उस पे महंगाई पे मैं शब्द नहीं जानते, ये 2013 की बाइट है, और गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। दोस्तों, जब वोट करने जाओ, माताओं बहनों, जब वोट करने जाओ तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। मोदी जी धन्यवाद, आपने याद दिला दिया, क्योंकि जब 410 रुपये का सिलेंडर था तब आपने महंगाई का बताया था और सड़कों पे आपके कार्यकर्ता मुजरा करते थे। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। आज पेट्रोल की और गैस की और डीजल की, तेल की कौन सी चीज़ महंगी नहीं है? तो अब इस बार जब देश का लोग वोट करने जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग वोट करने जाएंगे, तो सबको नमस्कार करने जाएंगे और बीजेपी को भगाने जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, किसान आंदोलन के जो अब तक जो आप लोग सफल हुए, पिछले 14 से कोई आंदोलन नहीं हुआ, सबको किसी को जेल में मारा पीटा गया। आपके आंदोलन की सफलता की वजह क्या है? क्या सब लोगों ने जन समर्थन किया, इस वजह से सफलता मिल रही है, या किसान सिर्फ कुछ जो लोग सरकार जो कह रही है या मीडिया चैनल कह रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन? देखिए, ये पहले धर्म में बांट रही थी, फिर जाति में बांट रही थी, सिखों का आंदोलन बताया, फिर हरियाणा और सिखों का बताया, फिर पश्चिमी जाटों का आंदोलन बताया। ये भूल गए कि ये देश का आंदोलन था, आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है, और इसमें ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, पूरे देश का किसान, मजदूर, सब माता बहनें, हर वर्ग, हर जाति के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, आप चाहें तो जवाब दें, न तो न दें। अमूमन देखा गया है कि जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो कहीं मुसलमानों को मार रहे हैं, कहीं कहीं दलितों को मार रहे हैं। ज़्यादातर जो संघ से जुड़े लोग हैं वो इस तरह से चीज़ें करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। किसान एक मजबूत कौम है, जाट है, गुर्जर है, मराठा है, पटेल है, यादव है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, सिख, तो ये सब मजबूत कौम है। क्या आप लोग उन लोगों के आंदोलन में जाएंगे, उनको समर्थन करेंगे जिनकी अलग अलग तरीके से पिटाई हो रही है, किसी के धर्म के नाम पर, किसी के जाति के नाम पर? देखिए, मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूँ। भाई, अपील ही कर सकते हैं, हम लोग तो सिपाही हैं उनके। मैं तो हाथ जोड़ के संयुक्त मोर्चा से अपील करता हूँ कि ये एक संयुक्त मोर्चा बना है, इसको कभी ना टूटने दे, इसको इतना मजबूत रखें, और देश के अंदर अगर किसी के साथ भी अत्याचार होता है, संयुक्त मोर्चा को उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है इस ठीक बात? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये देश बचाना है, और देश बचाने के लिए मुझे ये नहीं देखना कि इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये छोटी जाति का है तो मुझे नहीं जाना चाहिए।
ये बड़ी जाति का है, मैं इसके साथ जाऊंगा, ये नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब ये देश की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इसमें हर जाति हर धर्म के लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कोई तन से दे रहा है, कोई मन से दे रहा है, कोई धन से दे रहा है। तो इसमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए और सबकी बातों को हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। ये मेरी संयुक्त किसान मोर्चा से भी अपील है और देश की जनता से भी अपील है कि इन नफरत पैदा करने वालों को छोड़ना मत। क्या होगा यूपी चुनाव पर, क्या असर होगा बताइए? देखिए जी, हमारा तो एक ही, जब बंगाल चुनाव होकर आया था तो बंगाल चुनाव में एक बंगाली शब्द आया था, खेला होबे। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया था तब मेरे से पत्रकारों ने पूछा था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। देखिए, मेरी जो समझ है, ऐसे ताऊ जैसे हज़ारों लोग हैं किसान आंदोलन में जो शानदार राजनीति सामाजिक आंदोलन को समझने लगे हैं। और किसी भी टेलीविज़न चैनल पर जो नेता हो किसी भी पार्टी के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना सुलझा हुआ, इतना ही बेहतरीन और शानदार जवाब शायद ही किसी के पास हो। किसान आंदोलन से कई चीज़ें बदली हैं। किसान आंदोलन ने जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जो लोगों को उलझा रहे थे, जो लड़ाइयाँ करवा रहे थे, उसको भी रोकने में कामयाबी मिली है। किसान आंदोलन की वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी भरोसा बढ़ा है, लोगों को डेमोक्रेसी पर फिर भरोसा बढ़ा है। किसानों ने ये भी साबित किया है कि अगर आप यूनाइट हो के अपने मुद्दे पर अगर काम करें तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कितना भी मजबूत होने का दम भरे, आपके सामने झुकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का, हम लोग लगातार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार शोषित वंचित समाज के पक्ष में फैसले नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक्सपोज किया है और उसकी जो कमेटी बनी थी उसको दरकिनार किया और वो आंदोलन में रहे। और बाकी में सरकार ने ही साबित कर दिया कि वो खुद गलत थी। और सबसे जो अहम सवाल है, जो मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में आज डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, जातीय हिंसा बढ़ रही है, सांप्रदायिक हिंसा बन रही है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मनुवादी मीडिया का है, जिसमें एक धर्म और एक जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं। और किसानों ने इस देश के टीवी और अखबार को तो कम से कम पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। ये तमाम बदलाव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये देश बेहतर मुल्क बने, हम सब भारतीय बने, सिर्फ भारतीय बने। काश किसान की तरह इस देश का हर नागरिक सचेत हो तो हम बेहतर मुल्क की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं एक देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये राजनीतिक पार्टियां हमें धर्म और जाति में लड़ाती हैं, सिर्फ उनके लिए एक शब्द है और पूरा देश उसे याद रखे। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। देशवासियों, ये धर्म का चश्मा उतार करके देख लेना, ये सारी बीजेपी पार्टी खतरे में है। संविधान को लेकर क्या राय है? संविधान से संतुष्ट है आप लोग या संविधान बदल देना चाहिए? देखिए, अगर किसी ने भी संविधान से छेड़छाड़ करने की कोई कोशिश करेगा, ये बीजेपी करती है, क्योंकि ये चाहती है कि देश की 95% जनता गरीब और बेरोजगार रहे, अशिक्षित रहे, और 5% लोगों पर सारी देश की संपत्ति रहे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इनसे कुछ मत मांगो, शिक्षा मांगो, शिक्षा। अगर आप पढ़ लिख लिए तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो, और अगर आप अनपढ़ रह गए तो ना आपकी पीढ़ी बचेगी ना आप बचोगे। क्यों कि राज अनपढ़ों पे और गरीबों पे किया जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो सत्ता से सवाल कर सकते हो। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान दे के गए हैं उसके लिए जितना लड़ सकते हो लड़ो। और आप आरक्षण की बात मत करो, क्योंकि जितने आरक्षण के सर्टिफिकेट हैं इनको लैमिनेशन कराओ और जहाँ बुजुर्गों की तस्वीरें हैं वहाँ टांग दो। क्यों कि देश में कोई संस्थान अभी तक बची नहीं है, सबको बेच दिया। और ये आरक्षण को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका निकाला है इस बीजेपी ने कि ना नौकरियाँ रहेंगी ना आरक्षण मिलेगा। चलिए, तो ये तमाम बातचीत है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि क्या आप इन बातों से सहमत हैं या असहमत हैं। टीवी अखबार आपको मौका नहीं देता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।